पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपने मुख्तार अंसारी के बारे में काफ़ी खबरें सुन ली होंगी। आज इसके बारे में एक नई खबर निकल कर ये आई कि भैया इनकी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसको संभालने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष तौर पर बचा नहीं। अब क्या है इसकी कहानी, क्या हुआ है, क्या बात है, क्या आगे की है, क्या पीछे की है, उसी सब बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन इस तरह की घटना हमारे देश में अक्सर होती ही रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था MBA चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल के साथ में, जिनको कि उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसी पूरे सिस्टम के ऊपर कि क्या कुछ उस समय घटित हुआ था, ये एक वीडियो मैंने अपने चैनल में पब्लिश किया है। मैंने आई बटन पर उसका लिंक दिया, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। इसमें पूरी ऊपर नीचे की कहानी और अंदर की बात बताई गई है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी के बारे में, तो अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये सुना होगा कि अतीक अहमद तो गया, अब मुख्तार अंसारी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाए। इसे अच्युतानंद ने गुस्से में बोल दिया था। वे सच्चिदानंद राय के भाई हैं, जिनका कि 17 जुलाई 1986 को मर्डर हुआ था। मुख्तार अंसारी का पहला सबसे बड़ा केस यही माना जाता है। दरअसल एक वक्त था जब मुख्तार के सामने DM SP सिर झुकाए खड़े रहते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। बीते 3 साल में उनकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में है, आधा फरार है। 29 अप्रैल को गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार को 10 साल और उसके सांसद भाई अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। एक साल में मुख्तार अंसारी को किसी मामले में मिली है 34 सजा। मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज हैं। खुद वो जेल में है, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा इस फिलहाल फरार है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अतीक की तरह मुख्तार का भी साम्राज्य ढह रहा है? देखिए, अगर ऐसा है तो उसकी 15,000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या हो? उसके IAS 191 गैंग की कमान को कौन संभालेगा? परिवार में 3 भाई हैं, सिबकतुल्ला, अफजल और मुख्तार। क्या अब इनके बेटों में ही संपत्ति और राजनीतिक विरासत की जंग होने वाली? इन सवालों के जवाब के लिए हम मऊ के गाजीपुर की बात करते हैं। दरअसल पहला सवाल तो यही उठता है कि मुख्तार के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से? देखिए, मऊ में CO सिटी धनंजय मिश्रा ने मीडिया से बात करी। धनंजय मिश्रा ने मुख्तार पर शिकंजा कसने में अहम रोल भी निभाया है। उन्होंने मुख्तार के गुर्गे और कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल फिरदौस का मुंबई जाकर एनकाउंटर किया था। धनंजय मिश्रा बताते हैं कि 80 के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में स्थापित हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसे की ज़रूरत होती। मुख्तार को कमाई के एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग्स की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। मऊ के सीनियर जर्नलिस्ट राहुल सिंह बताते हैं कि मुख्तार ने पहली बार मऊ से चुनाव लड़ा तो पोस्टर पर लिखा था शेर मऊ। सीट मुस्लिम बहुल थी तो उसे जीतने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लोग उसे पसंद करते थे। वो बड़े बड़े अधिकारियों से हनक से बात करता था, लोगों का काम भी करवाता था। उसने लोगों का काम करवाने के लिए तमंचा कल्चर अपनाया। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या थी। मुख्तार ताकतवर हुआ तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती थी, यहाँ भी उतने ही घंटे लाइट आती थी। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे आदर्श मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग शामिल थे और इसी से उसका गैंग बढ़ता गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गाँव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देता था। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदात वो करवाता था। मऊ के CO सिटी धनंजय मिश्रा बताते हैं कि 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा था। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मार कर फरार हो गया। इससे इलाके में उसकी दहशत और बढ़ गई। इसी दौरान ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर चुकी थी। मुख्तार को ये पसंद नहीं आया और त्रिभुवन के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर हो गया। मुख्तार पर आरोप लगा और दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई। गैंग वॉर चलती रही। 1996 में मुख्तार को बसपा ने मऊ से टिकट भी दे दिया। मुख्तार विधायक बना तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। 97 में उसने कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को किडनैप करवा ली। रुंगटा का शव तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर हो चुका। बदलाव ये आया कि अब मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का झंझट भी खत्म हो गया। मुख्तार का गैंग पहले भी ज़मीन कब्जाने का काम करता था और राजनीति में आने के बाद से उसकी नज़र सरकारी और नजुल की ज़मीन पर पड़ी। जर्नलिस्ट राहुल सिंह बताते हैं कि सरकारी और विवादित ज़मीनों पर मुख्तार के गुर्गे कब्जा करते थे, फिर किसी को बेच देते थे। इसके बाद अगली ज़मीन निशाने पर रहती थी। मऊ के सोशल एक्टिविस्ट छोटेलाल गांधी कहते हैं कि पूर्वांचल में किसी ज़मीन पर अगर मुख्तार की नज़र पड़ जाती तो वो चाहे 5 लाख की हो या फिर 5 करोड़ की, उसे देने से मुख्तार को कोई मना नहीं कर पाता था। वो जो भी दे दे वही ज़मीन मालिक को रखना पड़ता था।
1 बीघा ज़मीन कागज़ पर खरीदता था और आसपास की 12 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लेता था। अभी हाल ही में कई ज़मीनों से प्रशासन ने मुख्तार गैंग का कब्जा हटवाया है। सिर्फ मऊ में ही उसकी और उसके करीबियों की करीब 200 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 200 करोड़ की सिर्फ मऊ इलाके में। ईडी की जांच में सामने आया है कि गुंडा टैक्स और ज़मीन कब्जाने से मिले पैसे को विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के खाते में जमा किया जाता था। इस पैसे से लीगल तरीके से संपत्ति खरीदी जाती थी। अकाउंट से काफ़ी पैसा मुख्तार के ससुर जमशेद राणा की कंपनी आगाज़ प्रोजेक्ट एंड इंजीनियरिंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इस रकम से मऊ, गाजीपुर, जालौन, दिल्ली, लखनऊ में 23 संपत्तियाँ खरीदी गईं। ये प्रॉपर्टीज़ भी बाजार भाव से आधी कीमत में खरीदी गई थी। मुख्तार के सहयोगी गणेश दत्त मिश्रा ने गाजीपुर में 2 प्रॉपर्टी खरीदी। उसके पास पैसा तक नहीं था। दोनों प्रॉपर्टी का सौदा 1.25 करोड़ में हुआ, लेकिन उसने सिर्फ कब्जा किया, पैसे कभी दिए नहीं। ये मुख्तार की बेनामी संपत्तियां थीं जिसे गणेश दत्त मिश्रा के नाम से खरीदा गया था। यूपी पुलिस लगातार मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों को निशाना इस समय बना रही है, संपत्ति कुर्क कर रही है और मुख्तार के साथी और शूटर्स निशाने पर हैं। बीते दिनों हुई कुछ कार्रवाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा के बाद 4 और लोग ईडी के रडार पर हैं। यह है मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरी और शादाब अहमद। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी अटैच की जा चुकी है। इसके बाद मुख्तार अंसारी के शूटर और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और उसके जीजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अनुज पर गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में 20 से भी ज़्यादा केस चल रहे हैं। इसके अलावा बाराबांकी प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी मोहम्मद सोहेल मुजाहिद की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। मोहम्मद सोहेल मुजाहिद मुख्तार अंसारी का प्रस्तावक रहा है। मोहम्मद सोहेल मुजाहिद एम्बुलेंस केस में 12 आरोपियों में से एक है। इस केस में 12 आरोपियों की 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क ऑलरेडी की जा चुकी है। इसके बाद 15 मई को मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया को लखनऊ लाने के लिए यूपी पुलिस पंजाब भी गई थी। पंजाब पुलिस पहले से ही उसकी रिमांड ले चुकी थी, इसलिए वे उसे नहीं ला सकी। जुगनू वालिया 2021 में लखनऊ के आलमबाग में रेस्टोरेंट चलाने वाले जसविंदर सिंह उर्फ रोमी की हत्या का आरोपी। इसके अलावा मुख्तार की ब्लैक मनी को वाइट कर रहे आगाज़ कंस्ट्रक्शन के मालिक जितेंद्र सापरा को भी पुलिस ढूंढ रही है। सापरा पर आरोप है कि उसने मुख्तार की पत्नी अफशा को फरार होने में मदद करी। यूपी पुलिस ने गाजीपुर में विकास कंस्ट्रक्शन के मालिक गणेश दत्त मिश्र की 20 करोड़ की संपत्तियां कुर्क करी। इन दोनों की तलाश में ईडी और पुलिस ने प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली में छापेमारी करी है। विकास कंस्ट्रक्शन में अफशा अंसारी पार्टनर भी। जर्नलिस्ट राहुल सिंह बताते हैं कि मुख्तार का काम करने का तरीका सभी जानते हैं। वो राजनीतिक विरोधियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर किसी ने पैसे का नुकसान किया तो उसे खत्म करके ही मानता है। मऊ के A क्लास के ठेकेदार मन्ना सिंह की कहानी से इसे समझ भी सकते हैं। मन्ना सिंह PWD के ठेके लेते थे। मन्ना सिंह और उसके पार्टनर राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को नगर कोतवाली इलाके में हत्या कर दी गई। इस मामले में मन्ना सिंह के भाई हरेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी, हनुमान पांडे समेत 11 लोगों पर आरोप लगाया था। मुख्तार ने मन्ना सिंह से हर ठेके पर 10% गुंडा टैक्स मांगा था। उन्होंने इनकार कर दिया। मन्ना सिंह की इसके बाद हत्या कर दी गई। आरोप मुख्तार पर लगा। पहले मन्ना सिंह से मुख्तार के रिश्ते ठीक थे, लेकिन पैसे का नुकसान तो वो उठा ही नहीं सकता था। तो ऐसे में इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया। मन्ना सिंह की हत्या के वक्त मुख्तार वैसे भी जेल में था। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की हुई है। मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हुआ तो उसे वापस यूपी लाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। पंजाब से मुख्तार व्हीलचेयर पर लौटा था और उसे 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। साल 2020 में गाजीपुर में मुख्तार का गज़ल होटल ढहा दिया गया था। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ के गाजीपुर तिराहे पर मुख्तार की आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई और अब वहाँ पर खंडहर बचा है। बीटी चौराहे पर मुख्तार के करीबी उमेश सिंह की 3 मंजिला बिल्डिंग पर भी बुलडोज़र चला। वहीं 2022 में मऊ सदर से जीते मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी का भी घर ढहा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 साल में मुख्तार की 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इसमें 291 करोड़ 19 लाख की संपत्ति जब्त करी गई है। 284 करोड़ 77 लाख की संपत्ति पर बुलडोज़र चल चुका है। और अगर हम सिर्फ मऊ की ही बात करें तो 200 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोज़र चला है। पुलिस और ईडी अब भी गाजीपुर, मई, वाराणसी, लखनऊ के अलावा पूर्वांचल के जिलों में मुख्तार की संपत्तियां तलाश रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जो इतनी सारी बेनामी संपत्तियां हैं उनका क्या होगा। मुख्तार को जानने वाले कहते हैं कि मुख्तार की बेनामी संपत्ति बेहिसाब है। पुलिस और ईडी के सूत्र इसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए आंकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि मुख्तार, उसके बेटे और पत्नी जेल गए तो इसे कौन संभालेगा। तो ऐसे में धनंजय मिश्रा बताते हैं कि मुख्तार का पूरा परिवार जेल में, सिर्फ छोटा बेटा पत्नी फरार है। अब अंसारी परिवार का जेल से निकलना मुश्किल ही है। पहले वो मुकदमों से बच जाता था, लेकिन अब उसे सज़ा हो रही है।
उसका आर्थिक तंत्र खत्म हो रहा है और शायद वो दिन जल्द आ जाए कि उसकी बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई रह ही न जाए। उसके साथी जो बचे हुए हैं वही शायद सब कुछ आपस में बांट लेंगे। इसके बारे में जर्नलिस्ट राहुल सिंह ने बताया था कि अभी ये कहना गलत है कि उसकी बेनामी संपत्ति संभालने वाला कोई नहीं है। पूर्वांचल में मुख्तार की दहशत कम नहीं हुई है। अंसारी परिवार अब भी बुरा समय गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। मुख्तार का पैसा सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी लगा है। कहा जाता है कि मुख्तार के तेल के जहाज़ भी चलते हैं, मतलब आप समझिए तेल के जहाज़। मुंबई जैसे शहरों में होटल और ज़मीनें। करीबियों का दावा है कि अंसारी परिवार 40,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक है। अब ऐसे में जेल में रहकर मुख्तार आखिर कैसे इस पूरे गैंग को चलाता रहा, तो ये सवाल काफ़ी अहम है। यहाँ पर सवाल ये है कि भाई जेल के अंदर तो चीज़ें कैसे अवेलेबल हुई, तो उसके ऊपर 60 केस भी दर्ज थे। इसके बावजूद 2022 में उसे सज़ा मिलनी शुरू हुई। पुलिस सूत्र बताते हैं कि मुख्तार जिस जेल में बंद होता है, गुर्गे भी ज़मानत तोड़वाकर वहीं चले जाते हैं। जेल के आसपास भी उसके गुर्गे रहने लगते हैं। उन्हीं के ज़रिए वो जेल में बंद छोटे अपराधियों को साथ मिलाकर पूरी बैरक पर दबदबा बना लेता है। मुख्तार जेल में अधिकारियों को रिश्वत देता है, इसलिए उसे मोबाइल यूज़ करने और ऐशो आराम में कोई दिक्कत नहीं आती। जेल अधिकारियों की मिलीभगत से वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पेशी से ही बच जाता है, या फिर जिस मामले में आरोप तय होते हैं वहाँ छोड़कर उसे उसी दिन किसी और मामले में दूसरे कोर्ट में उसे पेश हो जाता है। जहाँ बड़ा केस है वहाँ उसके वकीलों की फ़ौज पेशी पर जाती। इस तरह दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जाता है। कानूनी खामियों का फ़ायदा उठाकर वो कानूनी फंदों से बच निकलता है। ऐसे भी काम ना बने तो गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाता है। उसके मैसेज जेल से बाहर ले जाने का काम उसके गुर्गे करते हैं। बाहर उसके बेटे और पत्नी गैंग का बाकी का काम संभालते हैं। अब आखिरी में सवाल आता है कि भैया इसका जो गैंग था IS 191, उस गैंग को अब कौन संभालेगा। देखिए, मुख्तार 2005 से जेल में है, मतलब कि 2025 में 20 साल हो जाएंगे। इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर करवाए। मुख्तार का काम करने के लिए शूटरों की पूरी फ़ौज है। वे मुख्तार के इशारों पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते हैं। हालांकि योगी सरकार की शक्ति बढ़ी तो उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि वो लाइमलाइट में आए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। 2012 और 17 का विधानसभा चुनाव वो जेल से ही लड़ा था। उसने 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा और अब्बास जीत भी गया, लेकिन हेट स्पीच से पहले वो फरार हुआ, फिर सरेंडर कर जेल जाना पड़ा और अभी वो कासगंज की जेल में है। अब गैंग कौन संभालेगा, ये सवाल काफ़ी अहम है। तो ऐसे में मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से भी ज़्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार हैं। इसमें उसके 2 रिश्तेदार हैं और एक अनुज कनौजिया है। बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में बंद हैं। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला कोई नहीं है। सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे लगता भी नहीं कि कोई गैंग चलाने वाला बचेगा। हालांकि मऊ के सोशल एक्टिविस्ट छोटेलाल गांधी बताते हैं कि मुख्तार पर भले ही आर्थिक चोट की जा रही हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों की फंडिंग करने वाला अब भी बाहर है। जर्नलिस्ट राहुल सिंह भी कहते हैं कि जब तक मुख्तार जिंदा है उसका गैंग जिंदा रहेगा। मुख्तार बूढ़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन गैंग पर उसकी अभी भी हुकूमत चलती है। उसका IS 191 गैंग सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है और ये एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा। क्या लगता है आपको इस बारे में कि मुख्तार अंसारी का वक्त दोबारा लौटेगा या अब वो खत्म हो चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।